जब आप स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में उन्होंने जो कबूतरों पर और चूहों पर अपने प्रयोग किए स्किनर बॉक्स के अंदर, तो अपने प्रयोगों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने बताया कि हर बार किसी नए व्यवहार का अधिगम होने के लिए किसी बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। किसी व्यवहार का परिणाम यानी अनुक्रिया, किसी व्यवहार का परिणाम खुद भी नवीन अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का कार्य कर सकती है। कल इस चीज पे हमने डिस्कशन किया था और इसीलिए इस सिद्धांत को आरएस अनुबंधन कहा गया है। क्योंकि ये ऑपरेंट बिहेवियर की बात करता है। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो बॉन्ड बनेगा वो आरएस बॉन्ड है, एसआर बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यह अवधारणा सरल शब्दों में ये कहती है कि हर बार नए व्यवहार के अधिगम के लिए किसी बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्राणी के द्वारा किए गए कार्य यानी प्राणी के द्वारा दी गई अनुक्रिया का परिणाम भी नवीन अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य कर सकता है। और ये उन्होंने अपने चूहों और कबूतरों के प्रयोग में सिद्ध किया था। कल मैं चूहे और कबूतर के प्रयोग के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। आगे हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर स्किनर के बारे में, जब इस एक्सपेरिमेंट में आता है आगे पुनर्बलन की बात और दंड की बात, जो उनके इस एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है। तो पुनर्बलन और दंड दोनों दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा इसको विशेष तौर पर। कल बहुत लोगों को डाउट है यहाँ पर, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। पुनर्बलन दो तरह का, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, और भी दो तरह का, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। और ये अवधारणा उनके एक्सपेरिमेंट से निकल के आई है स्किनर के। अब सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड, इनमें क्या अंतर है इसको ध्यान से समझिए। जहां पर सकारात्मक तो पॉजिटिव का मतलब होता है दे देना, जोड़ देना, और जहां नेगेटिव जुड़ा है यानी नकारात्मक जुड़ा है तो नकारात्मक का अर्थ हुआ कुछ ले लेना। पहले तो इस फर्क को समझ लीजिए कि सकारात्मक का अर्थ हुआ दे देना और नकारात्मक का अर्थ हुआ ले लेना। ठीक है, अब आप बात करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन की। सकारात्मक पुनर्बलन में क्या हुआ, कुछ अच्छा दे देना। सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ हुआ कुछ अच्छा दे देना, और नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ हो गया कुछ बुरा ले लेना, यानी कुछ बुरे से दूर कर देना। सकारात्मक पुनर्बलन क्या हुआ, कुछ अच्छा दे देना, और नकारात्मक पुनर्बलन क्या हुआ, कुछ बुरा ले लेना। अब बात करें दंड की, तो सकारात्मक दंड क्या हुआ, कुछ बुरा दे देना। ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक दंड क्या हुआ, कुछ बुरा दे देना, और नकारात्मक दंड क्या हुआ, कुछ अच्छा ले लेना। ये अंतर है। पहले अगर आप इन शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे तो आप एग्जाम्पल्स आसानी से समझ जाएंगे। पुनर्बलन और दंड दोनों का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है यहाँ पर, कि हम प्राणी को कोई व्यवहार सिखाना चाह रहे हैं। प्राणी से तात्पर्य यहाँ पे हम विद्यार्थी को मान लेंगे। विद्यार्थी को हम कोई पर्टिकुलर हैबिट डेवलप कराना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो कभी उसके लिए हम पुनर्बलन का यूज करेंगे, कभी हम दंड का यूज करेंगे। तो स्किनर ने कहा पुनर्बलन दो तरह का, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक। दो तरह का, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हुआ कुछ अच्छा दे देना, नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हुआ कुछ बुरा ले लेना। सकारात्मक दंड का मतलब हुआ कुछ बुरा दे देना, और नकारात्मक दंड का मतलब हुआ कुछ अच्छा ले लेना। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सकारात्मक पुनर्बलन की। बच्चे के किसी बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए, बच्चे के किसी बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए आप उसको पुरस्कार दे दें, उसके लिए तालियां बजवा दें, शाबाशी दे दें, पीठ थपथपा दें, उसकी पसंदीदा चीज उसे दे दें,
ये सब सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे कल हमने डिस्कस किया था, बच्चे ने अपना होमवर्क समय से पूरा कर लिया तो माँ ने उसको उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खाने की अनुमति दे दी। बच्चे ने पूरे दिन अपना सारा सामान इधर उधर व्यवस्थित ढंग से रखा, अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से की, तो माँ ने उसको खेलने के लिए 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा दे दिया। ये सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। किसी कर्मचारी ने अच्छा काम किया तो उसकी कंपनी उसको बोनस दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, ये सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। आप लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, कहीं बाजार में आप लोग देखते हैं तो कई बार MRP पे आप लोगों को 20%, 25%, 50% की छूट मिलती है। तो ये जो छूट मिल रही है आपको, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। किस लिए दिया जा रहा है? कि आप खरीदने के लिए एनकरेज हो। ये सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। आपने 2500 रुपए का सामान खरीदा किसी शॉपिंग मॉल में जाकर के, आपको 500 रुपए का एक टोकन मिल गया या 500 रुपए का एक कूपन मिल गया, और ये कहा गया कि भाई इस कूपन को आप अगली बार जब आएंगे और आप 1000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग करेंगे तो इस कूपन को आप एनकैश करा सकते हैं। तो ये कूपन क्या है? ये टोकन क्या है? ये टोकन सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। कर्मचारी के काम से बॉस खुश हो गया, बॉस ने 1 दिन की छुट्टी उसको दे दी एक्स्ट्रा, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। ये सब पुनर्बलन दिया जा रहा है ताकि उस पर्टिकुलर बिहेवियर को एनकरेज किया जा सके, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रोत्साहित किया जा सके। तो इन शॉर्ट सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हो गया कुछ भी अच्छा दे देना। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, माँ अपने बच्चे को लेकर सिनेमा हॉल में गई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो माँ ने उसको एक चॉकलेट या एक कैंडी दे दी खाने के लिए, लॉलीपॉप दे दिया, बच्चा चुप हो गया। तो कैंडी दी गई जो या लॉलीपॉप दिया गया वो क्या है? वो सकारात्मक पुनर्बलन है। अब बात करते हैं नकारात्मक पुनर्बलन की। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हुआ कुछ बुरा ले लेना, कुछ बुरा ले लेना, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। ऐसे कुछ बुरा ले लेने का क्या तात्पर्य हुआ? माँ ने अपने बच्चे को देखा कि मेरे बच्चे ने आज पढ़ाई काफी कर ली और समय से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो माँ ने क्या किया? उसका पढ़ने का घंटा 1 घंटा कम कर दिया, यानी पढ़ने के समय में 1 घंटे की कटौती कर दी। अर्थात उसने बच्चे का तनावपूर्ण समय कम कर दिया। ये क्या हुआ? ये हुआ नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण। अच्छा, गाड़ी में जब आप लोग, कार में हम लोग चलते हैं तो कार में सीट बेल्ट होती है, तो कई बार सीट बेल्ट न लगाने पर क्या आता है? बीप की आवाज आती रहती है। तो उस बीप की आवाज को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? उस बीप की आवाज को बंद करने के लिए हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये, ध्यान से सुनिएगा। बीप की आवाज को बंद करने के लिए हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो बीप की आवाज बंद हो जाती है। ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? हमने बीप की आवाज को समाप्त करने के लिए, बीप की आवाज को दूर करने के लिए क्या किया? हमने सीट बेल्ट लगा लिया। तो ये किस तरह के पुनर्बलन का उदाहरण है? ये नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का उदाहरण है ये। एक और एग्जाम्पल देखिए, सुबह हम अलार्म लगा के सोते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं, और अगर हम रेगुलर अलार्म लगा के सोते हैं तो जिस टाइम का हम अलार्म लगाते हैं एक समय के बाद हम उससे 2, 4, 6, 10 मिनट पहले अपने आप जाग जाते हैं मोस्टली केसेस में, और हम अलार्म को समय से पहले बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये किस प्रकार का उदाहरण था? वो अलार्म को बंद करने का प्रोसेस जो हम जाग गए, ये उदाहरण है नकारात्मक पुनर्बलन का। तो नकारात्मक पुनर्बलन के एक अन्य उदाहरण, माँ अपने बच्चे को लेकर के सिनेमा हॉल गई, सिनेमा हॉल के अंदर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो माँ बच्चे को लेकर के बाहर आ गई, यानी सिनेमा हॉल के उस वातावरण से उसने बच्चे को दूर कर दिया ताकि बच्चा खुश हो जाए। किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है ये? ये नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है।
ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट का उदाहरण है। तो इस तरह की ढेरों चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण अपने सामान्य जीवन में किस तरह से हमारी हैबिट्स को प्रभावित करते हैं, किस तरह से हमारी हैबिट्स इनकी सहायता से बन जाती हैं। अच्छा, बच्चा ये समझने लगे कि रोऊंगा अगर मैं तो रोने से कैंडी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी बच्चे की क्या हुई, बच्चे की यहाँ पर एक आदत डेवलप हो गई। अब बच्चा उस कंडीशन पे क्या करेगा, बच्चा उस कंडीशन में हर बार रोने का प्रयास करेगा। हाँ, बच्चा उस कंडीशन पे हर बार रोएगा और कि उसको कैंडी मिल जाए। धीरे धीरे ये आदत उसकी जिद में बदल जाएगी। तो बच्चा ही जान रहा है कि रोने पे कैंडी मिलेगी, तो शुरुआत में एक दो बार मिली जब ऐसे आदत को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या था, वहां पर तो रेनफोर्समेंट था कि बच्चा चुप हो जाए। लेकिन अब जब बच्चे ने आदत बना ली तो यहाँ पर पनिशमेंट का यूज करना पड़ेगा। अब पनिशमेंट का यूज कैसे किया जा सकता है, पनिशमेंट का यूज किया जा सकता है कि बेटा अब तुम रोओगे तब तो तुमको कैंडी नहीं मिलेगी, जो रोज तुम खाते हो तब तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी। तब वहां पर किस तरह का पनिशमेंट हुआ, ये उसको कैंडी से दूर कर दिया गया, अच्छी चीज जो पसंद है। ये हुआ पॉजिटिव पनिशमेंट की बात हुई यहाँ पर। ठीक है, तो मैं भी बात कर रहा था सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में। तो मैंने आपको सकारात्मक पुनर्बलन के और नकारात्मक पुनर्बलन के काफी सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स आपको बताए। अब आगे बात करते हैं हम दंड की। दंड का भी उद्देश्य है किसी पर्टिकुलर व्यवहार को सप्रेस करना, दबाना, और पुनर्बलन का उद्देश्य है किसी पर्टिकुलर व्यवहार को एनकरेज करना, यानी प्रोत्साहित करना। दंड दो तरह से दिया जाएगा, सकारात्मक दंड होगा और नकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड का मतलब होगा टू ऐड समथिंग बैड, कुछ बुरा दे देना, पिटाई कर देना, डांट देना, अपमानित कर देना, सीट के ऊपर खड़ा करा देना, मुर्गा बना देना, कक्षा में खड़ा करवा देना दीवार के पास पीछे। ये किस प्रकार के दंड के उदाहरण है, ये सकारात्मक दंड के उदाहरण है। यानी कुछ भी जो पसंद है, जो अच्छा है, वो उससे आपने ले लिया, पेनाल्टी लगा देना, फाइन लगा देना। ये किस प्रकार का दंड है, ये सकारात्मक दंड है। ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर सीधे चालान हो गया, तो ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जो सीधे चालान हुआ वो किस प्रकार का दंड है, वो सकारात्मक दंड है। ये दंड किस लिए दिया जा रहा है कि आपका ट्रैफिक लाइट तोड़ने के बिहेवियर को सप्रेस किया जा सके। तो ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर, यानी ट्रैफिक लाइट को पार करने पर रेड सिग्नल को जो पेनाल्टी लगती है, जो चालान हो जाता है, वो उदाहरण हुआ सकारात्मक दंड का, यानी पॉजिटिव पनिशमेंट का। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब हुआ टू ऐड समथिंग बैड, यानी कुछ भी बुरा दे देना। अब इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव पनिशमेंट की, यानी नकारात्मक दंड। तो नकारात्मक दंड हुआ कुछ अच्छा ले लेना, कुछ अच्छा ले लेना, है ना। जैसे अब नकारात्मक दंड किस प्रकार से हुआ, कुछ अच्छा जो उसको पसंद है वो ले लेना। ठीक है, बच्चा शरारत कर रहा है। अब बच्चा जब शरारत कर रहा है तो माँ ने समझाया, नहीं माना। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुम शरारत कर रहे हो, आज पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आइसक्रीम बंद, तुम्हारा खेलने का टाइम बंद, दोस्तों से मिलना जुलना बंद, तुम्हारा टीवी का समय बंद। ये किस तरह का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव पनिशमेंट का, ये उदाहरण हो गया नकारात्मक दंड का। तो नकारात्मक दंड का मतलब हुआ कुछ भी अच्छा ले लेना, और सकारात्मक दंड का मतलब हुआ कुछ भी बुरा दे देना। हम अपना काम नहीं कर पाए तो हमारे अधिकारियों ने हमें कहा आप समय से काम पूरा नहीं कर पाए तो आपको आकर के ऑफिस में बैठ करके हम मेरे सामने बैठ के काम करना पड़ेगा। इस प्रकार का दंड है, ये नकारात्मक दंड है। एसआईआर का काम चल रहा था, कोई बीएलओ अगर काम नहीं कर पा रहा तो एसडीएम कहते हैं कि आप आगे तहसील में आके हमारे सामने बैठ के काम करो। कैसा दंड है ये नकारात्मक दंड है, क्योंकि आपने
उससे कर्मचारी से उसका कंफर्ट ले लिया। तो नकारात्मक दंड का मतलब हुआ कुछ भी जो अच्छा है वो ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। बिल्कुल। तो अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। जितना हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्रतिवादी व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार में क्या अंतर होता है। मैंने बताया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेना है। स्किनर के प्रयोग के बारे में मैंने कल आपसे विस्तार से चर्चा कर ली थी कि उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया और कबूतरों पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स जैसी एक डिवाइस बनाई उन्होंने। ये मैंने आज भी डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया था कि स्किनर का सिद्धांत आरएस अनुबंधन की बात करता है। स्किनर का सिद्धांत आरएस अनुबंधन की बात करता है और पावलोव का सिद्धांत एसआर अनुबंधन की बात करता है। अभी मैंने फिर से डिस्कस किया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के दो घटक हैं, पुनर्बलन और पनिशमेंट यानी दंड, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ये आगे दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। अब इसके बाद लर्निंग किस तरह से होती है। अब अधिगम की भी आगे व्याख्या की है इन्होंने, स्किनर ने, कि भाई आपने पुनर्बलन का यूज किया, दंड का यूज किया, तो आगे लर्निंग किस तरह से होगी। तो इन्होंने कहा लर्निंग की दो फेज हैं। फेज माने दो चरण हैं। पहले हम जब किसी बिहेवियर को सीखते हैं तो सबसे पहले हम सीखते हैं एस्केप लर्निंग यानी पलायन अधिगम, और पलायन अधिगम आगे जब डेवलप हो जाता है तो हम सीखते हैं अवॉइडेंस लर्निंग यानी प्रतिहार अधिगम। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अधिगम का पहला चरण होता है एस्केप लर्निंग, इसको भी ध्यान से समझिएगा। पलायन अधिगम और दूसरा चरण है अवॉइडेंस लर्निंग। अवॉइडेंस लर्निंग दो तरह की होती है, एक्टिव अवॉइडेंस और पैसिव अवॉइडेंस। तो पलायन अधिगम एक्चुअली एक तरह का नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। पलायन अधिगम क्या है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट है एक तरह से। जैसे हमने अलार्म लगाया, तो हम अलार्म जब 4-6 दिन, हम लोग 10 दिन लगातार लगा करके सोते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम अलार्म बजने से पहले जाग जाते हैं 2-4-5 मिनट, और अलार्म हम बंद कर देते हैं। माने हमने क्या सीखने के लिए अलार्म लगाया था कि हम सुबह जल्दी जागें, तो अलार्म बंद करने के लिए हम सुबह जल्दी जागना तो सीख जाते हैं। वो अलग बात है कि बंद करने के बाद फिर सो जाएं। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये एक तरह का नेगेटिव रेनफोर्समेंट है ये। तो पलायन अधिगम में क्या होता है कि जब कोई बैड थिंग शुरू हो गई हो, ध्यान दीजिएगा, जब कोई बैड थिंग शुरू हो जाए तो शुरू होने के बाद उसको हम बंद कर रहे हैं, शुरू होने के बाद उसको हम दूर कर रहे हैं, तब वो कहलाएगा क्या? पलायन अधिगम कहलाएगा। कैसे? जैसे हमने क्या सीखा कि भाई जब हम धूप में जाते हैं तो धूप में जाने पे आंखों में तकलीफ होती है, तो हमने क्या लगाना शुरू कर दिया? हमने काला चश्मा लगाना सीख लिया कि जब धूप में हमको निकलना है, धूप में हम निकल गए, आंखें चुभ रही हैं, तो हमने काला चश्मा लगा लिया। ये पलायन अधिगम का उदाहरण है। अंतर समझिएगा, हम धूप में निकल आए हैं, फिर आंखों में चुभन हो रही है, तब हमने काला चश्मा लगाया, ये पलायन अधिगम है। हमने घर से ही देखा कि धूप तेज है, तो हम घर से ही काला चश्मा लगा के निकले, तो ये अवॉइडेंस लर्निंग है, दंड परिहार अधिगम है। ठीक है। तो जब कष्टदायक स्थिति शुरू हो चुकी है, फिर प्राणी उसे रोकने के लिए कोई व्यवहार करता है, तो कहलाता है पलायन अधिगम। जैसा मैंने बताया, अलार्म बजने पे हम जाग के सीधे अलार्म बंद करते हैं ताकि अलार्म की घंटी हमको ना सुननी पड़े। ये पलायन अधिगम का उदाहरण है। एक मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दिया था टाइगर का, सर्कस में आपने देखा होगा सर्कस, तो टाइगर क्या करता है? तरह तरह के करतब दिखाता है। और टाइगर को कंट्रोल कौन करता है? टाइगर को कंट्रोल करता है कोई मनुष्य। लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियों में देखिए, प्राकृतिक परिस्थितियों में देखिए, तो मनुष्य तो टाइगर का आहार है।
क्या मनुष्य में क्षमता है प्राकृतिक परिवेश में कि वो टाइगर को कंट्रोल कर पाए? ये क्षमता नहीं है। लेकिन यहाँ पर टाइगर एक इशारा पा करके आग के गोले से कूद जाता है उस पार। ये किसका उदाहरण है? ये पलायन अधिगम का उदाहरण है, क्योंकि टाइगर ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये सीख लिया है कि अगर इस इशारे पर मैंने आग के गोले को कूद कर पार नहीं किया तो मेरी हंटर से पिटाई होगी या हंटर मुझ पे पड़ेगा और उससे मुझे कष्ट होगा। ये किस तरह का उदाहरण है? ये पलायन अधिगम का उदाहरण है, एस्केप लर्निंग का उदाहरण है। आप घर से बाहर निकले, अचानक से बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करते हैं? हमारे पास छाता नहीं, हम घर के किसी शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये हमने कैसा बिहेवियर सीखा है? ये हमारा एस्केप लर्निंग का एग्जाम्पल है, ये हमारा पलायन अधिगम का एग्जाम्पल है। तो पलायन अधिगम और अवॉइडेंस लर्निंग यानी दंड प्रतिहार अधिगम, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? बच्चों की आदतों को डेवलप करने में या एनिमल्स को ट्रेनिंग देने के लिए इनका यूज काफी किया जा सकता है। दूसरा है परिहार अधिगम, दंड परिहार अधिगम यानी अवॉइडेंस लर्निंग। अधिगम का जो पहला चरण है वो है एस्केप लर्निंग यानी पलायन अधिगम, और अधिगम का दूसरा चरण है अवॉइडेंस लर्निंग। कह लीजिए इसको ऐसे कि जब पलायन अधिगम मैच्योर हो जाता है तो पलायन अधिगम आगे बदल जाता है अवॉइडेंस लर्निंग में, परिहार अधिगम में। कैसे? शुरू में कैसे हुआ होगा कि शुरू में तो टाइगर सीधे जैसे गोला लगा दिया गया और रिंग मास्टर ने इशारा किया तो पहली बार में तो टाइगर नहीं कूदेगा ना ट्रेनिंग फेज के दौरान। तो जब टाइगर नहीं कूदेगा तो रिंग मास्टर क्या करेगा? रिंग मास्टर के पास जो हंटर होता था उस हंटर में होती थी बैटरी, और जैसे ही हंटर पड़ता था तो लगता था बिजली का झटका, करंट। उस करंट से बचने के लिए टाइगर क्या करता था? उस करंट से बचने के लिए टाइगर जंप करेगा और जंप करके वो गोले को पार कर जाएगा। जब 2-4 बार इस बिहेवियर को दर्शाया जाएगा, 2-4 बार इस बिहेवियर को दर्शाया जाएगा, लगातार दोहराया जाएगा, तो अल्टीमेटली पहली बार टाइगर किससे बचने के लिए कोशिश कर रहा है? पहली बार टाइगर बचने की कोशिश कर रहा है बिजली के झटके से। इसको और ऐसे समझ लीजिए, बाद में ट्रेनिंग देने के लिए अब क्या किया जाने लगा था? पट्टे आने लगे बिजली के झटके वाले, और ऐसे पट्टों का प्रयोग पुलिस डॉग्स को भी ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। कुत्ते के गले में पट्टा लगा दिया गया, पट्टे में लगी है बैटरी और उस बैटरी का रिमोट है मास्टर के हाथ में। अब कुत्ता या टाइगर की ही बात करें, टाइगर खड़ा है आग का गोला लिए, दूसरा व्यक्ति खड़ा है, रिंग मास्टर ने इशारा किया और दूसरे व्यक्ति ने बटन दबा दिया रिमोट का, तो बिजली का झटका लगने लगा। बिजली का झटका लगा तो टाइगर भागा, और जैसे ही कूद गया गोले से तो उस बटन को बंद कर दिया गया और बिजली का झटका लगना बंद हो गया। जब इस ट्रेनिंग को कई बार दोहराया गया तो टाइगर ने सीख लिया कि जैसे ही मैं इस गोले से कूद जाता हूं इसके इशारे पर तो मुझे बिजली का झटका लगना बंद हो जाता है। तो टाइगर ने पहले क्या बिहेवियर सीखा था? टाइगर ने पहले सीखा था एस्केप लर्निंग का बिहेवियर, और बाद में जब टाइगर इस चीज को सीख करके पक्का कर लेता है, पुख्ता कर लेता है, तो बटन दबाने से पहले वो केवल रिंग मास्टर के इशारे को फॉलो करके कूद जाता है। अब वो क्या हो गया? वो परिहार अधिगम हो गया, अवॉइडेंस लर्निंग हो गया। मुझे लगता है भी क्लियर हो गया होगा कि पलायन अधिगम पहला चरण है, परिहार अधिगम दूसरा चरण है। तो जो पलायन अधिगम है वही आगे जाकर के जब वो मैच्योर हो जाता है तो बन जाता है परिहार अधिगम यानी अवॉइडेंस लर्निंग। अब परिहार अधिगम दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव अवॉइडेंस और दूसरा होता है पैसिव अवॉइडेंस, यानी सक्रिय दंड परिहार और निष्क्रिय दंड परिहार। सक्रिय दंड परिहार और निष्क्रिय दंड परिहार का मतलब क्या हुआ? पनिशमेंट या नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए जब हम कुछ काम करना पड़े हमको, तो क्या है? वो एक्टिव अवॉइडेंस है। और पनिशमेंट से हम बिना कुछ किए बच अगर रहे हों तो कहलाएगा पैसिव अवॉइडेंस यानी निष्क्रिय दंड परिहार। फिर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अभी जो टाइगर का एग्जांपल था, अब टाइगर ने क्या सीख लिया कि मुझे बिजली के झटके से बचना है तो आग के गोले से कूदना है।
तो बिजली के झटके से बचने के लिए वो आग के गोले से कूद जाता है। किस प्रकार का दंड परिहार है ये, सक्रिय या निष्क्रिय? तो ये सक्रिय दंड परिहार है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर को कुछ करना पड़ रहा है। पद्मनारायण जी, अभी मैं इस पे बात करता हूं, आपके चश्मे वाली बात पे। बिल्कुल। तो जब टाइगर पनिशमेंट यानी बिजली के झटके से बचने के लिए सीधे कूद जाता है, तो वो कहलाएगा सक्रिय दंड परिहार यानी एक्टिव अवॉइडेंस। निष्क्रिय दंड परिहार क्या है? हम शांत हो जाएं तो बच जाएंगे पनिशमेंट से, तो निष्क्रिय दंड परिहार है। निष्क्रिय दंड परिहार का उदाहरण क्या होगा? ट्रैफिक लाइट पे जैसे ही सिग्नल रेड हुआ तो गाड़ी बंद कर दी हमने, क्योंकि वहां पे अगर हमने मूवमेंट किया, वहां पर हमने मोशन किया गाड़ी में अपनी, तो क्या होगा? हमारी पेनाल्टी हो जाएगी, हमारा चालान हो जाएगा। तो रुक जाना किस बात का उदाहरण हुआ? रुक जाना रेड लाइट देख करके, ये निष्क्रिय दंड परिहार का उदाहरण हुआ। सक्रिय दंड परिहार जब आप कुछ करके पनिशमेंट से बचो, तो सक्रिय दंड परिहार। और बिना कुछ किए आप पनिशमेंट से बच जाओ, तो वो एग्जाम्पल होगा निष्क्रिय दंड परिहार। जैसे उदाहरण क्या है इसका? आप आगे यहां पर देखिए, बारिश में आपने देखा कि घर से ही देख लिया कि बादल छाए हुए हैं, आज बारिश हो सकती है, तो आपने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो बारिश से बचने के लिए आपने क्या किया? कोई मूवमेंट नहीं किया। तो ये किस प्रकार का दंड परिहार हुआ? ये हुआ पैसिव अवॉइडेंस। तो इसको ऐसे समझिए कि अधिगम के दो चरण हैं ये। पहला चरण है पलायन अधिगम और दूसरा चरण है परिहार अधिगम। पहला चरण है एस्केप लर्निंग और दूसरा चरण है अवॉइडेंस लर्निंग। पलायन अधिगम ही आगे पुख्ता होकर के, मजबूत होकर के परिहार अधिगम में बदल जाता है। डॉग्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो डॉग्स ट्रेनर होते हैं, तो डॉग्स को ट्रेनिंग देने में इनका बहुत यूज किया जाता है। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज किया जाता है। आप इसके तमाम सिनेरियोज आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कुत्ता आपकी बात पे कैसे मूव कर रहा है, कुत्ता कैसे आपके रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स दे रहा है, इस सब की ट्रेनिंग देने के लिए हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरीज का ही यूज करते हैं। पहले कुत्ता पलायन अधिगम से सीखेगा और बाद में परिहार अधिगम से सीखेगा। पहला फेज है एस्केप लर्निंग और दूसरा फेज है परिहार अधिगम यानी अवॉइडेंस लर्निंग। अवॉइडेंस लर्निंग दो तरह का होता है, सक्रिय दंड परिहार और निष्क्रिय दंड परिहार। अच्छा, अब आप इसको ऐसे सोचिए कि हम जानते हैं कि हम घर से बाहर निकल गए। अब जब हम घर से बाहर निकले तो तेज धूप हमको लग रही है। जब हमको तेज धूप लग रही तो हमने चश्मा निकाला जेब से और लगा लिया। किससे बचने के लिए लगाया? धूप से बचने के लिए लगाया। तो वो पलायन अधिगम का उदाहरण है। लेकिन फिर हमने सीख लिया कि भाई अगर धूप में निकलना है तो चश्मा लगा के जाओ, तो अब वो क्या हो गया? वो परिहार अधिगम का उदाहरण हो गया। यानी धूप में निकलने से पहले ही आपने चश्मा लगा लिया, तो अवॉइडेंस लर्निंग है। धूप में निकलने के बाद जब आंखों को कष्ट हुआ तब आपने चश्मा लगाया, तो वो एस्केप लर्निंग है। तो यहाँ पे एक चीज गौर करिए कि एस्केप लर्निंग ही स्ट्रॉन्ग होकर के, स्ट्रेंथन होकर के अवॉइडेंस लर्निंग में बदल जाती है। तो लर्निंग के दो चरण हैं, पलायन अधिगम और परिहार अधिगम। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ एग्जांपल्स पे और डिस्कशन करेंगे। तो क्या यहाँ कंक्लूजन निकला? अरे पलायन अधिगम एक बार फिर से बता देता हूं। बिल्कुल, पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन का मतलब होता है बच करके निकल जाना। एक्चुअली स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जब चूहों के साथ स्किनर बॉक्स में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि स्किनर बॉक्स के दो चैम्बर बनाए उन्होंने। एक चैम्बर में चूहे को रखा तो उस चैम्बर में चूहे को बिजली का झटका लगता था, लेकिन जैसे ही चूहा कूद करके दूसरे चैम्बर में पहुंच जाता है तो बिजली का झटका लगना बंद हो जाता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया? चूहे को रखा गया चैम्बर में, बिजली का झटका दिया गया, चूहा जंप करके दूसरी तरफ पहुंच गया, बिजली के झटके से बच गया।
तो चूहे ने सबसे पहले क्या सीखा? चूहे ने सबसे पहले सीखा कि अगर मुझको इस चैम्बर में रखा जाएगा और जैसे ही मुझे बिजली का झटका लगे यहाँ पे, ये जैसे ही मुझे दर्द हो, मुझे कूद कर दूसरी तरफ चले जाना है, बच के निकल जाना है इससे। ये हुआ पलायन अधिगम। यानी बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके बाद आपने उससे बचने का प्रयास किया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पलायन अधिगम। चूहे ने इस बिहेवियर को सीख लिया कि जैसे बिजली का झटका लगे तो मुझे दप से कूद के यहां से वहां पहुंच जाना है। तो ये चूहे ने क्या सीखा? ये चूहे ने सीख लिया पलायन अधिगम। पलायन अधिगम का मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया। आप बारिश में निकले, बारिश शुरू हो गई, छाता भी नहीं है तो आप किसी शेड के नीचे खड़े होकर के बचने की कोशिश करते हो, पलायन अधिगम का उदाहरण। कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया गया और कोई ऑब्जेक्ट रखा है दूर, इंस्ट्रक्टर इशारा कर रहा है कि जाकर के उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आओ, कुत्ता मूवमेंट नहीं कर रहा है। इंस्ट्रक्टर ने बैटरी का बटन दबा दिया, कुत्ते को बिजली का झटका लगा, कुत्ता मूव करने लगा और जैसे ही कुत्ता मूव करके उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गया, उस ऑब्जेक्ट को मुंह में दबा लिया तो बैटरी का बटन ऑफ कर दिया गया, तो कुत्ते को झटका लगना बंद हो गया। तो कुत्ते ने सीखा कि जब भी ये मेरा बॉस, मेरा मास्टर इस तरह का इशारा करे, कुत्ता ये तो नहीं समझेगा ना क्यों कह रहा है कि उस बॉल को उठा लाओ। कुत्ते ने क्या सीखा? जब भी वो इस तरह का इशारा करे तो इसका मतलब है कि मुझे करंट लगने वाला है, मुझे दर्द मिलने वाला है। तो उससे बचने क्या तरीका है कि मैं पहले ही जाकर के सीधे, जैसे ही करंट लगना शुरू हो तो मैं जाकर के उस बॉल को पकड़ लूं, तो मैं करंट से बच जाऊंगा। फिर बाद में उसने क्या सीखा कि अगर मैं ऐसा करूं कि जैसे ही मुझे इशारा करे मैं जाके सीधे बॉल को पकड़ लूं तो मुझे करंट लगेगा ही नहीं। तो जो पहले पलायन अधिगम था वही अब क्या बन गया? वही परिहार अधिगम बन गया। ठीक है, परिहार अधिगम दो तरह का, एक्टिव अवॉइडेंस और पैसिव अवॉइडेंस। अच्छा, अब आगे एक बात और उन्होंने कही कि पुनर्बलन दिया किस तरह से जाए, पुनर्बलन या दंड दिया किस प्रकार से जाए। इसके लिए उन्होंने पुनर्बलन अनुसूचियों का निर्माण किया। ठीक है, तो पुनर्बलन दिया किस प्रकार से जाना है? सतत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए या आंशिक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए? इसके बारे में भी स्किनर ने अपने ऑब्जर्वेशंस में सीखा है, देखा है। तो इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सपोज करिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उस व्यक्ति को पर डे रसगुल्ले खिलाए जाएं 2-4, तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन खा लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो रसगुल्ले पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, यानी रसगुल्ले से उसे अरुचि हो जाएगी। इसको दूसरी तरह समझ लीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, पूरे देश से और पूरी दुनिया से हजारों लाखों करोड़ों लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके अभिनय की प्रशंसा करते हैं। तो कभी आपसे अमिताभ बच्चन मिले या कभी 150 लोगों की भीड़ में अमिताभ बच्चन जी मिले और आप उनकी प्रशंसा करें कि सर आप तो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, क्या गजब अभिनय करते हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन जी को कोई प्रभाव पड़ेगा? उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके इस रेनफोर्समेंट से उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको इसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर सपोज करिए एक छोटा अभिनेता है, रामलीला में मंचन करने वाला कोई अभिनेता है, अगर 50 लोगों की भीड़ उसको तो कहती भाई गजब का अभिनय किया है तुमने, तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पुनर्बलन इस प्रकार का उसको हमेशा नहीं मिलता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा पुनर्बलन 2 तरह से दिया जा सकता है, एक तो सतत पुनर्बलन दिया जा सकता है और एक आंशिक पुनर्बलन दिया जा सकता है। लेकिन स्किनर ने कहा कि जब सतत पुनर्बलन दिया जाता है, यानी बच्चे को हर बार उसके व्यवहार को एनकरेज करने के लिए शाबाशी दी जाए, अच्छी चीज दी जाए, पुरस्कार दिया जाए, तो पुनर्बलन का प्रभाव कम हो जाता है, पुनर्बलन निष्प्रभावी हो जाता है। शुरुआत में तो कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट अच्छा है, लेकिन एक सीमा के बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है और सतत पुनर्बलन दिए जाने पर सीखे गए व्यवहार का एक्सटिंक्शन यानी विलोपन भी होने लगता है।
कक्षा में एक विद्यार्थी है, हर टीचर आके उसकी रोज तारीफ करता है, शाबाश बेटा बहुत अच्छा करते हो। तो एक समय के बाद क्या करेगा, वो उपेक्षा करने लगेगा, उसकी ओर ध्यान देना बंद कर देगा। तो स्किनर ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और स्किनर ने कहा कि भाई पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन शुरुआत में तो दिया जाना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद सतत पुनर्बलन बंद कर दिया जाना चाहिए। और क्यों बंद कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि सतत पुनर्बलन के द्वारा, अगर सतत पुनर्बलन दिया जाएगा, लगातार पुनर्बलन दिया जाएगा, तो सीखे गए व्यवहार का एक्सटिंक्शन जल्दी हो जाता है, यानी विलोपन जल्दी शुरू हो जाता है। क्योंकि सीखने वाला जो सब्जेक्ट है वो बिहेवियर को सीधे जोड़ लेता रेनफोर्समेंट से। जब तक रेनफोर्समेंट है तब तक बिहेवियर है, रेनफोर्समेंट खत्म तो बिहेवियर खत्म। तो परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है टीईटी में, कौन सा पुनर्बलन दिया जाना चाहिए? सतत नहीं दिया जाना चाहिए, यानी हर अनुक्रिया पर पुनर्बलन नहीं देना है। कैसा पुनर्बलन देना है? पार्शियल रेनफोर्समेंट देना है, या इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट कहते हैं इसको। उन्होंने कहा है इस शब्द को, आंशिक पुनर्बलन को स्किनर ने नाम दिया है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। तो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट क्या होता है? ये रेगुलर नहीं दिया जाता है, ये कभी कभी दिया जाता है। बच्चे को आप कभी शाबाशी दीजिए, अच्छी गतिविधि के लिए तारीफ कीजिए, हर बार नहीं कीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे की पुनर्बलन के प्रति रुचि बनी रहेगी, और आंशिक पुनर्बलन देने से सीखे गए व्यवहार का जो विलोपन है, जो एक्सटिंक्शन है, वो देर से होता है। सतत पुनर्बलन में सीखे गए व्यवहार का एक्सटिंक्शन यानी विलोपन जल्दी हो जाता है। पहली बात तो आई कि पुनर्बलन, उन्होंने कहा कि सतत पुनर्बलन केवल शुरुआत में अच्छा होता है, बाद में इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन सा पुनर्बलन सबसे अच्छा है? उन्होंने कहा कि इसमें आंशिक पुनर्बलन यानी इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट बेटर है, क्योंकि इसमें बच्चे की रुचि बनी रहेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी, और बच्चा चीजों को सीखेगा और देर तक याद रखेगा इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट में। अब उन्होंने कहा स्किनर ने आगे कि आंशिक पुनर्बलन भी 4 तरह से दिया जा सकता है। इसको ध्यान से समझिएगा, आंशिक पुनर्बलन भी 4 तरह से दिया जा सकता है। निश्चित आंतरालिक, निश्चित आनुपातिक और अनिश्चित आनुपातिक। निश्चित आंतरालिक क्या हो गया? फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट। और अनिश्चित आंतरालिक क्या हो गया? जब फिक्स ना हो, अनसर्टेन इंटरवल रेनफोर्समेंट। तो कुल मिलाकर के निश्चित आंतरालिक, अनिश्चित आंतरालिक, निश्चित आनुपातिक और अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन, ये पुनर्बलन देने के 4 तरीके हैं। अंतराल का मतलब होता है समय अवधि। तो निश्चित आंतरालिक पुनर्बलन किस प्रकार का पुनर्बलन है कि एक निश्चित समय अवधि पूरी होने के बाद ही रेनफोर्समेंट मिले, वो होगा निश्चित आंतरालिक पुनर्बलन। कैसे? हमें जो हमारा पारिश्रमिक है, जो हमारी सैलरी है, वो महीना समाप्त होने के बाद 1 या 2 तारीख को मिलती है। किस प्रकार का रेनफोर्समेंट है ये? एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद मिलता है। ये निश्चित आंतरालिक पुनर्बलन का उदाहरण हुआ। एक एग्जांपल इसका ऐसे लीजिए, टीचर ने कहा कि हर हफ्ते बुधवार के दिन आपकी साप्ताहिक परीक्षा होगी। शिक्षक ने कह दिया कि हर बुधवार को आपकी साप्ताहिक परीक्षा होगी, आपने जो सप्ताह भर में पढ़ा है। तब आप ये बताइए, बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत किस दिन करेगा? सबसे ज्यादा मेहनत बच्चा मंगलवार के दिन करेगा पढ़ने में, परीक्षा की तैयारी करने में। बाकी दिनों में वो थोड़ा सा मटर गश्ती करता रहेगा। ये निश्चित आंतरालिक पुनर्बलन है। ठीक है, आपकी हर हफ्ते परीक्षा ली जाएगी, हफ्ते का दिन निर्धारित कर दिया गया, निश्चित आंतरालिक पुनर्बलन। इसमें क्या होता है? इसमें शुरुआत में सीखने की दर धीमी होगी, लेकिन जैसे ही डेडलाइन के पास आ जाएंगे, जैसे ही डेडलाइन के पास आएंगे, वैसे ही सीखने की दर तीव्र हो जाएगी। तो निश्चित आंतरालिक पुनर्बलन में शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है।
तो स्किनर कहते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेनफॉल एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद मिलता है। जैसे एक इसको व्यवहारिक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक ठेकेदार ने, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ मजदूरों को काम पर लगा दिया है, और काम पर लगा दिया और उसने कहा कि भाई मैं हर हफ्ते गुरुवार के दिन आऊंगा तुम लोगों का काम देखने के लिए, तुम लोगों को ये काम करना है, इतना रोड बनाना है या बिल्डिंग बनाना है, तुम लोगों को ये काम करना है, मैं हर गुरुवार को आऊंगा, हर गुरुवार को तुम लोगों का काम देखूंगा, और उसके बाद तुम लोगों का हर गुरुवार को एक हफ्ते का पेमेंट भी कर दूंगा। तो क्या होगा? कर्मचारी सबसे ज्यादा काम किस दिन करेंगे? मजदूर सबसे ज्यादा काम मजदूर करेंगे बुधवार और गुरुवार को ही, क्योंकि उनको पता है बाकी दिनों में कोई ज्यादा देखने वाला नहीं है। ये हुआ फिक्स्ड इंटरवल यानी निश्चित अंतरालिक। अब इसके बाद बात करते हैं अनिश्चित अंतरालिक की, यानी वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट की। अब वही ठेकेदार अगर ये कह दे कि भाई मैं हफ्ते में एक दिन आऊंगा ऑब्जर्वेशन करने के लिए तुम्हारे काम का, और जिस दिन भी आऊंगा उसी दिन एक हफ्ते का पेमेंट करके जाऊंगा, लेकिन दिन नहीं बताऊंगा कि किस दिन आऊंगा, तो मजदूर क्या करेंगे? मजदूर पूरे हफ्ते ध्यान से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बॉस, हमारा कॉन्ट्रैक्टर कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। टीचर कह दे कि मैं हर हफ्ते तो टेस्ट लूंगा, लेकिन दिन नहीं बताऊंगा किस दिन टेस्ट लूंगा, तो बच्चे पूरे हफ्ते तन्मयता से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि किस दिन टेस्ट हो जाए। ये कैसा पुनर्बलन हुआ? ये अनिश्चित अंतरालिक। बिल्कुल, लीडर या बॉस का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण किस दिन आ जाए पता नहीं है, हमें अपना काम सही से रखना है। इसमें टाइम अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी टाइम की कोई घोषणा पहले से नहीं होती। तो दोनों में कौन सा ज्यादा बेटर हुआ? निश्चित अंतरालिक या अनिश्चित अंतरालिक? दोनों में बेटर हुआ अनिश्चित अंतरालिक पुनर्बलन, यानी बी। अनिश्चित अंतरालिक पुनर्बलन में सीखने की गति तीव्र होती है और विलोपन की गति धीमी होती है। बिल्कुल। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई संख्या के आधार पर ही पुनर्बलन दिया जा सकता है, निश्चित आनुपातिक और अनिश्चित आनुपातिक। निश्चित आनुपातिक पुनर्बलन में पहले से संख्या निर्धारित कर दी गई कि एक निश्चित संख्या में काम करने पर पुनर्बलन मिलेगा, तो वो कहलाएगा निश्चित आनुपातिक। ध्यान दीजिएगा, आंतरालिक में समय निर्धारित है और आनुपातिक में संख्या निर्धारित है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाला कारखाना है, कपड़ों की सिलाई करने वाला कारखाना है। अब वहां पर जो मालिक है उसने अपने मजदूरों से, कर्मचारियों से कह दिया कि आप लोगों को भाई पर डे 15 शर्ट बनानी है, या पर डे 15 टी शर्ट बनानी है, 10 टी शर्ट बनानी है, क्योंकि मैं आपको केवल 10 टी शर्ट का ही भुगतान करूंगा, मेहनताना दूंगा। 11 टी शर्ट आप बना दो, 15 बना दो, तो उसका एक्स्ट्रा का कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो कर्मचारी कितनी टी शर्ट बनाएंगे? तो 10 टी शर्ट ही बनाएंगे, 11वीं पे हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको जो रेनफोर्समेंट मिल रहा है केवल 10 के लिए मिल रहा है। ये किसका उदाहरण? ये इसमें काम की गति बहुत तीव्र होती है, काम की गति तीव्र होती है, लेकिन एक्सटिंक्शन बहुत तेज होता है। सीखे गए व्यवहार का विलोपन भी तीव्र गति से हो जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोगों को स्कूल में हमारे जॉब करने का जो शेड्यूल है, मान लीजिए अगर वो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक का है, तो हम क्या करेंगे? 3 बजे तक तो काम करेंगे, लेकिन 3 बजे के बाद काम करना पड़ जाए जिस दिन, तो उस दिन बहुत कष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जो पेमेंट हो रहा है, जो हमारी ड्यूटी पहले से लगाई गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई है, वो इस टाइम के लिए की गई है। तो किसका उदाहरण है? ये निश्चित आनुपातिक पुनर्बलन का उदाहरण है। एग्जामिनर कॉपी चेक करने के लिए गया और एग्जामिनर को ये कह दिया गया कि आपको केवल 20 कॉपी चेक करना है, 20 से ज्यादा नहीं चेक करना। 20 कॉपी चेक करोगे आपको एक दिन का इतना पारिश्रमिक मिलेगा।
तो एग्जामिनर तो 20 ही कॉपी चेक करेगा, भले उसके पास समय हो, वो 21वीं कॉपी चेक नहीं करेगा। ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? निश्चित आनुपातिक। वो क्या करेगा, 20 कॉपी जल्दी जल्दी निपटा देगा। निश्चित आनुपातिक में काम की गति तीव्र होती है लेकिन विलोपन भी हो जाता है। तो स्किनर कहते हैं ठीक है, निश्चित आनुपातिक पुनर्बलन भी दिया जा सकता है, लेकिन अंत में स्किनर कहते हैं कि सबसे अच्छा पुनर्बलन देने का तरीका है अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन। इसमें सीखने की दर सबसे ज्यादा तीव्र होती है और विलोपन की दर सबसे धीमी होती है। सीखने की दर सबसे ज्यादा तीव्र होती है और विलोपन की दर इसमें सबसे धीमी। कैसे? अनिश्चित आनुपातिक में अब सपोज करो टी शर्ट बनाने वाले कर्मचारियों को, कारीगरों को, उनके बॉस ने कह दिया कि आप जितनी टी शर्ट दिन भर में बनाओगे उतने का आपको पैसा मिलेगा। कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में टी शर्ट बनाएंगे। एग्जामिनर कह दिया आप जितनी कॉपी चेक करोगे आपको पर कॉपी 10 रुपया मिलना है, तो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करने का प्रयास करेगा। किस प्रकार का पुनर्बलन है? अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन है। ये कुछ निर्धारित नहीं है यहाँ पर। जब जब कुछ भी निर्धारित ना हो तो वो कहलाता है अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन। ठीक है, वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट, जितना काम उतना काम, बिल्कुल सही है। अब इसको समझिए, जो जुआ खेलता है या जो लॉटरी खेलने वाला व्यक्ति होता है, उसकी जब आदत लग जाती है जुआ खेलने की, सट्टा लगाने की, लॉटरी खेलने की, तो आदत छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है पता नहीं किस बार मेरा नंबर लग जाए, तो उस नंबर की चाह में लगातार बाजी खेलता रहता है, लगातार लॉटरी के टिकट खरीदता रहता है। अगर कहीं पता होता कि इतने नंबर है भाई सट्टे में, इसमें से हर 5वां नंबर खुलेगा, तो हर व्यक्ति क्या करता, सिर्फ 5वां नंबर चुनता। अगर 5वां नंबर नहीं मिलता तो सट्टा नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कौन सा नंबर खुल जाए, पता नहीं किस बाजी में मैं जीत जाऊं। तो अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन में सीखने की दर सबसे तीव्र होती है और विलोपन की दर सबसे धीमी होती है। विलोपन की दर विलोपन सबसे कठिन होता है। यानी अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन देने पर सीखा गया व्यवहार आसानी से भूलता नहीं है। लॉटरी के खेल में, ये परीक्षा में प्रश्न आया है किसी, लॉटरी के खेल में, जुए के खेल में, सट्टेबाजी के खेल में, वीडियो गेम्स में जो पुनर्बलन मिलता है वो अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन मिलता है और इसलिए इनकी लत लग जाती है, इसलिए इनका एडिक्शन हो जाता है। तो स्किनर कहते हैं कि भाई अनिश्चित आनुपातिक जो पुनर्बलन है ये दिया जाना चाहिए। इसमें सीखने की दर सबसे ज्यादा तीव्र होती है और विलोपन की दर सबसे ज्यादा धीमी होती है। तो सबसे अच्छा पुनर्बलन कौन सा हुआ इन चार में से? अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन, यानी वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट। तो ये थी स्किनर के द्वारा बताई गई पुनर्बलन अनुसूचियां। दो तरह से पुनर्बलन दिया जा सकता है, सतत और आंशिक। स्किनर कहते हैं कि सतत पुनर्बलन आप शुरुआत में दीजिए, लेकिन बेटर है आंशिक पुनर्बलन। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आंशिक पुनर्बलन 4 तरह से दे सकते हो आप, निश्चित आंतरालिक, अनिश्चित आंतरालिक, निश्चित आनुपातिक, अनिश्चित आनुपातिक। स्किनर कहते हैं कि सबसे बेटर है अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन 2 तरह से दिया जाएगा, सतत या आंशिक। स्किनर कहते हैं कि शुरुआत में आप सतत पुनर्बलन दीजिए, लेकिन बेहतर है कि बाद में उसको आंशिक पुनर्बलन देना शुरू कर दीजिए। अब आंशिक पुनर्बलन 4 तरह से दिया जाएगा, निश्चित आंतरालिक, अनिश्चित आंतरालिक, निश्चित आनुपातिक और अनिश्चित आनुपातिक। तो स्किनर कहते हैं कि इसमें भी सबसे अच्छा तरीका है अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन, क्योंकि इसमें सीखने की दर सबसे तीव्र और विलोपन सबसे कठिन होता है। टीईटी की किसी स्टेट परीक्षा में मैंने पेपर में देखा है ये प्रश्न
कि इन चार में से किस पुनर्बलन में, किस प्रकार में विलोपन की दर सबसे धीमी होती है। तो विलोपन की दर सबसे धीमी होती है अनिश्चित आनुपातिक पुनर्बलन में। आपका एक प्रश्न है, क्या दिव्यांग बच्चों में, बिल्कुल, जब आप जो स्पेशली एबल्ड बच्चा है तो उसकी कुछ शारीरिक सीमाएं हैं, तो उसको तो लगातार कई बार उसको जो सतत पुनर्बलन दिया जाए तो उसके लिए तो सतत पुनर्बलन ज्यादा बेनिफिशियल होगा, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, क्योंकि उसकी अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं हैं कुछ। आगे बात करते हैं, उन्होंने शेपिंग का आइडिया दिया, आकृतिकरण का आइडिया दिया। तो शेपिंग की अवधारणा शिक्षा मनोविज्ञान में शेपिंग की अवधारणा दी है बीएफ स्किनर ने। तो शेपिंग की अवधारणा क्या है कि जब किसी बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स टास्क सिखाया जा रहा हो, कोई जटिल चीज सिखाई जा रही हो, तो आपको क्या करना है, उस जटिल चीज को, उस जटिल कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है और हर टुकड़े पर बच्चे को रेनफोर्स भी करना है। तो कहलाएगा आप व्यवहार को शेप कर रहे हो उसके। इस प्रोसेस को उन्होंने कहा शेपिंग। जैसे बच्चे को जब आप लिखना सिखा रहे हो तो सबसे पहले बच्चा आड़ी तिरछी लाइन खींचाता है, और जब बच्चा सबसे पहले तो पेंसिल पकड़ता है, जब पेंसिल भी पकड़ना सीख जाता है तो उसको बड़ा शाबाशी मिलती है, उसको रेनफोर्स किया जाएगा। आड़ी तिरछी लाइनें खींचा रहा है, आड़े तिरछे गोले बना रहा है, फिर भी आप उसको रेनफोर्स करिए। फिर आड़े तिरछे अक्षर बनाए बच्चा, तब भी उसको रेनफोर्स करिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, अल्टीमेटली बच्चा अक्षर बनाना सीख जाएगा। इस प्रोसेस को कहा है उन्होंने शेपिंग। शेपिंग का अर्थ हुआ व्यवहार को आकार देना। तो शेपिंग के संदर्भ में इसको सामान्य शब्दों में समझ लीजिए कि शेपिंग वो प्रोसेस है कि किसी भी प्राणी को जब कोई व्यवहार सिखाया जाता है, किसी बिहेवियर को सिखाया जाता है, तो उस बिहेवियर को, उस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और हर टुकड़े को पूरा करने पर रेनफोर्समेंट दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, आगे की चीजें सीखता जाएगा। इस प्रोसेस को शेपिंग कहा है। यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि जो बिहेवियर शब्द मैं बार बार यूज करता हूं, व्यवहार शब्द बार बार यूज करता हूं, तो यहां पर व्यवहार का आशय है कुछ भी सीखना। यहां पर व्यवहार या बिहेवियर का आशय सिर्फ आचरण नहीं है हमारा, यहां पर बिहेवियर का आशय है मनोविज्ञान में कुछ भी सीखना। तो आप बच्चे को, जब मैं कहता हूं कोई बिहेवियर सिखा रहे हो, तो इसका मतलब हुआ आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो। तो शेपिंग की टेक्निक को यूज करना है। और शेपिंग की टेक्निक क्या कहती है कि टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और हर टुकड़े को कंप्लीट होने पर रेनफोर्स कीजिए और अगले टुकड़े पर आगे बढ़ने के लिए भी बच्चे को रेनफोर्स कीजिए। तो शेपिंग की अवधारणा स्किनर ने दी है, इसको याद रखिएगा। अब शेपिंग किसका परिणाम है? शेपिंग परिणाम है श्रृंखला अधिगम का, यानी चेनिंग का। छोटे छोटे टुकड़े बच्चे ने सीखे और उन टुकड़ों को जोड़ करके अल्टीमेटली बच्चे ने एक जटिल कार्य करना सीख लिया। मतलब जब आप हर व्यवहार पे बच्चे को छोटे बिहेवियर को सीखने पर उसको रेनफोर्स कर रहे हो, तो वो बिहेवियर बच्चे के अगले बिहेवियर को सीखने के लिए किसका कार्य करेगा? उद्दीपन का कार्य करेगा, संकेत का कार्य करेगा। यानी बच्चा कैसे सीखेगा? अपने द्वारा की गई अनुक्रिया के परिणाम से ही सीखेगा। तो छोटे छोटे व्यवहारों को एक निश्चित क्रम में जोड़ करके शेपिंग कर देना, बच्चे को सिखा देना जटिल टास्क, जटिल कार्य, ये श्रृंखला अधिगम है, ये चेनिंग है। अब सामान्यीकरण और विभेदीकरण क्या है? अधिगम का सामान्यीकरण और अधिगम का विभेदीकरण, मैं इसको दो उदाहरण से समझाता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं सामान्यीकरण की। सामान्यीकरण की बात कैसे है? आप घर के छोटे बच्चे को कहते हो कि बेटा बाहर ना जाना, दाढ़ी वाला बाबा आएगा,
बड़ी सी झोली लेकर के आएगा और तुमको पकड़ के ले जाएगा, इसलिए तुम बाहर ना जाना। तो बच्चे ने धीरे धीरे क्या सीख लिया, क्या समझ लिया अपने मन में कि भाई कोई दाढ़ी वाला बाबा आता है और झोला लिए रहता है और बच्चों को पकड़ के ले जाता है। किसी दिन क्या हुआ, घर में मिलने के लिए कोई आ गए पापा से, दाढ़ी भी है उनके, एक बड़ा सा झोला भी लिए हैं। तो बच्चा दौड़ के अंदर गया अपनी माँ के पास और माँ से कहता है, माँ मुझे बचा लो, दाढ़ी वाला बाबा आ गया, मुझे ले जाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे बच्चे के मन में एक डर पैदा हो जाता है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने जनरलाइजेशन कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया। कुल मिलाकर के किसी एक स्थिति में सीखे गए व्यवहार को वैसी ही मिलती जुलती स्थिति में प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है, ये सामान्यीकरण कहलाता है, ये कहलाता है सामान्यीकरण। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर। आप रात में कहीं पहुंचे किसी छोटे शहर में, छोटे कस्बे में, या कहीं भी आप ट्रेन से उतरे, बस से उतरे, आप अपने घर जा रहे हो, अकेले हो, सुनसान रास्ता है। आपने देखा कि आपके पीछे 2-3 लोग लगातार चलते चले आ रहे हैं आपसे थोड़ी दूरी पर ही। तो आपके मन में क्या होगा, एक डर पैदा हो कि कहीं ये लोग मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे, कहीं ये लोग चोर बदमाश तो नहीं जो किसी गलत इरादे से मुझे चेज कर रहे हो, मुझे स्टॉक कर रहे हो, मेरे पीछे चले आ रहे हो। ये क्या किया आपने, ये अभी आपने जनरलाइजेशन किया, क्योंकि आपने पहले से सीख रखा है, समझ रखा है कि रात में अकेले सुनसान सड़क पे इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो आपने देखा कि 2-3 लोग, आप अकेले हो, आप चले आ रहे हो, आपने देखा कि 2-3 लोग आपके पीछे चले आ रहे हैं, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहे, आपकी ओर कोई इशारा भी नहीं कर रहे, बस आपके पीछे चले आ रहे हैं। फिर भी मन में भय हो जाएगा, ये कहीं मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। ये क्या किया आपने, ये सामान्यीकरण किया, क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों से पहले परिचित हैं। अब दूसरी कंडीशन पे विचार कीजिए, आप पैदल चले आ रहे हो और आपने देखा कि आपके पीछे 2 लोग चले आ रहे हैं, अनजान लोग हैं, लेकिन वो पुलिस की वर्दी में हैं। तो क्या होगा, तो आपका भय खत्म हो जाएगा। क्यों, सिर्फ इसलिए भय खत्म हो गया क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा, यार ये पुलिस वाले हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये मुझे इनसे खतरा नहीं, बल्कि मेरे रक्षक हैं, ये मेरे प्रोटेक्टर्स हैं। तो आपने क्या किया, ये विभेदीकरण है। अंतर कहाँ पे आया, अंतर सिर्फ पोशाक में आया। पुलिस की वर्दी पहने हैं, पुलिस की वर्दी पहने हैं तो हम समझ गए कि हमारी रक्षा के लिए हैं। सादे कपड़ों में कोई चला रहा है हमारे पीछे तो हमारे मन में भय आ गया। तो सामान्यीकरण और विभेदीकरण कुल मिला के ये हो गया, एक स्थिति में सीखे गए व्यवहार का दूसरी मिलती जुलती स्थिति में प्रयोग करना, ये कहलाता है सामान्यीकरण। और विभेदीकरण क्या है कि 2 अलग अलग परिस्थितियों में विभेद कर लेने की क्षमता, या सीख लेना इस चीज को कि हम 2 अलग अलग सिचुएशंस में कैसे विभेद करेंगे, या ये सीख लेना कि कब हमें रेनफोर्समेंट मिलेगा, कब रेनफोर्समेंट नहीं मिलेगा बच्चे के द्वारा, ये कहलाएगा विभेदीकरण। तो अनुक्रिया, सामान्यीकरण और विभेदीकरण, सबसे पहले क्या करता है, बच्चा जनरलाइजेशन करना सीखता है, स्किनर कहते हैं। बाद में डिफरेंशिएशन करना सीखता है, यानी विभेदीकरण करना सीखता है। तो अधिगम के ही ये 2 स्टेजेस हो गई, एक हो गया सामान्यीकरण करना, दूसरा हो गया विभेदीकरण करना। अच्छा, हैबिट कैसे बनती है, आदत प्रतिस्पर्धा क्या है। जिस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने पर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है या नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है, माने अगर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को करने पर रेनफोर्समेंट मिल रहा है तो हम उस बिहेवियर को सीख जाते हैं और धीरे धीरे अपनी आदत बना लेते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा रेनफोर्समेंट मिले वो हमारी हैबिट बन जाती है। और अगर रेनफोर्समेंट ना मिल रहा, पनिशमेंट जिस बिहेवियर में मिल रहा हो, हम उस बिहेवियर को सप्रेस कर देते हैं।
तो कुल मिला के पुनर्बलन सही आदत के चयन में भी मदद करता है। तो पुनर्बलन की सहायता से, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की सहायता से हम आदत निर्माण की बच्चों में आदतों का भी निर्माण करवा सकते हैं। तो थियरी का इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है? परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आया है, अभिक्रमित अनुदेशन का जनक किसे माना जाता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम लर्निंग का जनक माना जाता है बीएफ स्किनर को। याद रखिएगा इसको। अब अभिक्रमित अनुदेशन दो तरह का होता है, रेखीय और शाखीय। तो स्किनर का जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। तो प्रश्न अगर आए अभिक्रमित अनुदेशन का अनुदेशक का जनक कौन है, अनुदेशन का जनक कौन है, यानी प्रोग्राम लर्निंग का जनक कौन है, तो उत्तर होगा बीएफ स्किनर। रेखीय अनुदेशन का जनक कौन है या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है, तो उत्तर होगा प्रोग्राम लर्निंग। तो कुल मिलाकर के इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूरी थियरी का ये निकलता है कि जब आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो, तो विषय वस्तु को या टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चे को सिखाइए। हर टुकड़े को सीखने पर, सीखते जाने पर उसे रेनफोर्समेंट दीजिए, पुनर्बलन दीजिए। पुनर्बलन कैसे देंगे? जैसे आप बच्चे को यहाँ पर सिखा रहे हो, सपोज करिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं स्किनर के सिद्धांत पे। स्किनर के सिद्धांत में मैंने आपसे सबसे पहले चर्चा की पुनर्बलन की। सीधे मैं पुनर्बलन पर आधारित प्रश्न आपसे कर लूं, अगर आप उनके सही उत्तर दे रहे हो तो क्या होगा? तो अगर आपने उनको सही उत्तर दिया तो आप खुद अंदर से एनकरेज्ड फील करोगे कि यार मैंने तो सीख लिया, मुझे समझ में आ गया। तो इस टॉपिक को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता, एक टुकड़ा एक दिन में एक सेशन में प्रदर्शित करता, फिर उस पर क्वेश्चन करता, फिर आगे बढ़ता। अगर आप उसके उत्तर दे देते, अगर उत्तर नहीं दे पा रहे थे तो फिर मैं पीछे जाता, उसका करेक्शन करता। तो किस प्रकार का अनुदेशन होता? ये प्रोग्राम लर्निंग होती। तो छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार का अनुदेशन बहुत फायदेमंद होता है। हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन तकनीक के जनक हैं बीएफ स्किनर। विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में तोड़ दीजिए, हर पद को करते जाने पर पुनर्बलन दीजिए, प्रश्नों के उत्तर उससे लीजिए। अगर बच्चा प्रश्नों के उत्तर दे पा रहा है तो आगे वाले पद पे ले जाइए, अगर नहीं दे पा रहा तो फिर पीछे आ जाइए। तो अभिक्रमित अनुदेशन तकनीक इसका एक महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ है। अभिक्रमित अनुदेशन तकनीक का जन्म बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से ही हुआ है। अपने इसी सिद्धांत के क्रम में स्किनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, वो केवल मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, इंजीनियर भी थे वो, और एक गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। तो स्किनर ने एक मशीन बनाई, शिक्षण मशीन बनाई स्किनर ने, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज की जाती थी। ये तब की बात है जब कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, स्लाइड शो, पीपीटी ये सब तब नहीं चलते थे। तब उन्होंने एक शिक्षण मशीन बनाई। तो सबसे पहले टीचिंग मशीन का आविष्कार स्किनर ने नहीं किया, इसको भी दिमाग में रखिएगा। पहली टीचिंग मशीन का आविष्कार किया था प्रीसी ने, लेकिन स्किनर ने एक टीचिंग मशीन बनाई 1950 में, वर्ष 1950 में, और वर्ष 1955 में उन्होंने इसका पेटेंट करा लिया। ये टीचिंग मशीन कैसी थी, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस प्रकार की मशीन थी ये टीचिंग मशीन। इस टीचिंग मशीन में क्या होता था, पहले से क्वेश्चंस की या प्रोग्राम की जो भी एजुकेशनल कंटेंट होता था उसको एक डिस्क में रिकॉर्ड किया जाता था और मशीन के ऊपरी हिस्से में वो डिस्क लगा दी जाती थी, और जैसे ही उसको ऑन किया जाता था तो क्वेश्चंस विंडो पे दिखने लगता था। अब बच्चा अगर प्रश्न का उत्तर जान पा रहा है तो जो राइट इन स्लॉट दिख रहा है यहाँ पर वो लिख करके बताता था प्रश्न का उत्तर। अगर प्रश्न का उत्तर सही होता था तो लीवर आगे किया जाता था और अगला प्रश्न आ जाता था। अगर प्रश्न का उत्तर सही नहीं होता था तो दोबारा बच्चे को पीछे किया जाता था ताकि सही उत्तर बच्चा दे सके। तो इस प्रकार से उन्होंने एक शिक्षण मशीन का आविष्कार किया 1950 में, और वर्ष 1955 में इसका उन्होंने पेटेंट करा लिया। शिक्षण मशीन किस तकनीक पर कार्य करती थी? अभिक्रमित अनुदेशन की तकनीक पर काम करती थी।
आजकल जो कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होती है, उसमें कई बार इसी टेक्निक का यूज किया जाता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसने इस मशीन का आविष्कार किया था, जिसका मॉडल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो बच्चे को रेनफोर्समेंट करके या बच्चे को पनिशमेंट दे करके आप बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसकी आदतें बदल सकते हो, है ना। अच्छे काम के लिए बार बार उसको एनकरेज कीजिए, तो बच्चे में अच्छे काम की आदत पड़ जाएगी। सामान्य इम्प्लीकेशन से आप इनको पढ़ सकते हैं। जो भी हर बार बच्चा जो सीख रहा है उसका उनको फीडबैक दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी कमियों को सुधार सके और आगे बढ़ सके। ये सिद्धांत करके सीखने का समर्थन करता है। मैंने बताया था कि पावलोव का सिद्धांत कैसा है, टीचर ओरिएंटेड क्लास को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसमें पूरा कंट्रोल टीचर के हाथ में है। कुत्ते वाले प्रयोग में कुत्ते को सिखाने में पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, पावलोव के हाथ में था। लेकिन यहाँ पर चूहे या कबूतर को कुछ सिखाने में कोई भी कंट्रोल किसके हाथ में था, स्किनर के हाथ में नहीं था। चूहे और कबूतर ने अपने मूवमेंट से सीखा। यानी एक जो सबसे बड़ा इंप्लीकेशन इसका निकलता है, ये सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत शिक्षक केंद्रित कक्षा का समर्थन नहीं करता, बाल केंद्रित कक्षा का समर्थन करता है। पावलोव और स्किनर में यही अंतर है जो मैं लगातार आपसे चर्चा करता चला आ रहा हूं। पावलोव का सिद्धांत एसआर अनुबंधन है, स्किनर का सिद्धांत आरएस अनुबंधन है, ठीक है। और पावलोव का सिद्धांत शिक्षक केंद्रित कक्षा का समर्थन करता है, स्किनर का सिद्धांत बाल केंद्रित कक्षा का समर्थन करता है। अब आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज कैसा, एक क्रिटिसिज्म इसका ये है कि ये बिहेवियर को बाहर से कंट्रोल करने पर बिल्कुल बल नहीं देता है ये सिद्धांत, और खुद से ही करके एकदम सीखने का समर्थन करता है। मानिए सिद्धांत ये कहता है कि आप बच्चे को ये ना बताओ कि गर्म तवे पे हाथ ना रखे, जब वो एक बार जल जाएगा तो खुद रखना बंद कर देगा। तो ये क्या है, ये कई बार इसको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक छोटे बच्चों के क्रम में इसको इमोरल मानते हैं। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट उन्होंने पशुओं पर किए हैं, तो पशुओं पर किए गए प्रयोग मनुष्यों पर लागू हो इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इस क्रिटिसिज्म के बाद भी स्किनर का जो ये सिद्धांत है बहुत उपयोगी सिद्धांत है शिक्षा शास्त्र में। और अगर आप दुनिया के 5 महानतम मनोवैज्ञानिकों की खोज करो, तो मेरा मानना है 5 में से एक नाम बीएफ स्किनर का जरूर होगा। वर्ष 1990 में स्किनर का निधन हुआ है, और स्किनर एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, और स्किनर ने कबूतरों को ट्रेन किया था सेना के लिए, अमेरिकी सेना के लिए। स्किनर ने कबूतरों को भी ट्रेन किया था, और कबूतरों को ऐसे प्रशिक्षित किया था कि वो कबूतर विस्फोटक लेकर के दुश्मन सेना के बीच में चले जाते थे। स्किनर ने ट्रेन किया, और स्किनर ने अमेरिकी सेना के लिए भी काम किया। और स्किनर एक इंजीनियर भी थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा